जो एमपी हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं इलेक्टेड, मैंने बताया था कि लोकसभा में 543 सदस्य इलेक्टेड हैं, राज्यसभा में 233 हैं, और ये टोटल मिला के 776 बनते हैं। तो इन 776 एमपीज को इतना ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इतनी ही वैल्यू इनके वोट की होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इससे भाग कर देते हैं, तो ये 708 आ जाता है हमारा। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू 708 है। हां, इसमें भाग करते हुए अगर शेष आधे से कम बच जाए तो उसको इग्नोर कर देते हैं, चाहे वो आधे से ज्यादा नहीं, कोई भी रिमाइंडर होगा उसको इग्नोर कर देंगे इसमें। जैसे हम 776 से भाग कर रहे हैं, 708 आके और मान लिया 700 भी शेष बच गया, कोई भी रिमाइंडर हो उसको हम इग्नोर कर देंगे इस केस में। लेकिन यहां जब हम 1000 से भाग करते हैं, उसमें अगर 500 या 500 से ज्यादा रिमाइंडर हो तो हम एक ऊपर बढ़ा देते हैं उसकी वोट की वैल्यू। ये ध्यान रखना, ये पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों फर्क किया गया है, मुझे नहीं पता, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही लिखा है कि जब आप यहां 1000 से भाग करते हैं तो 500 या 500 से बड़ी संख्या हो तो एक ऐड कर दो, और यहां पर लिखा है रिमाइंडर आपका कुछ भी हो उस रिमाइंडर को इग्नोर कर दो, सिर्फ आपने क्वोशिएंट लेना है। तो इसकी वैल्यू 708 है। इस तरह से जब हमने 708 को और 776 को गुणा किया तो ये वैल्यू एमपीज के टोटल वोट्स की आई, 5,49,408। और जो उनकी आई थी एमएलए के वोट की कीमत आई थी वो थी 5,49,474। तो ये 474 है, ये 408 है, यानी 66 वैल्यू ज्यादा है एक तरह से स्टेट को। कोई बात नहीं, इसको वो इग्नोर करते हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो ये हमने निकाल लिया वैल्यू। अब तो उसी तरह इलेक्शन होगा। देखिए अब इलेक्शन की डिटेल प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले बैलेट पेपर छपवाए जाते हैं, और बैलेट पेपर 2 रंग के होते हैं। जो एमपी के लिए बैलेट पेपर बनता है वो ग्रीन कलर का होता है, और उस बैलेट पेपर पे 708 लिखा होता है, उसकी वैल्यू लिखी होती है कि इस एक बैलेट पेपर पे जो वोट डलेगा उसकी वैल्यू 708 काउंट होगी, ग्रीन बैलेट पेपर पे लिखा होता है। अब जो एमएलए का वोट होगा उसके लिए जो बैलेट पेपर बनेगा उसका कलर पिंक होगा, और वो उस पे जो वैल्यू छपेगी वो अलग अलग होगी। जिस स्टेट के एमएलए के लिए वो छपेगा उस पे उस स्टेट का नाम होगा ऊपर, और उसके नीचे उसकी वैल्यू होगी कि इस एक बैलेट पेपर पे जो वोट आएगा उसकी कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्किम के लिए बैलेट पेपर बन रहा है, ये देखिए, ये हमने लिया एक बैलेट पेपर एमपी के लिए, ये एक बैलेट पेपर लिया हमने स्टेट के लिए, बाकी एक जैसे होंगे। ये सिर्फ ग्रीन होगा, ये पिंक होगा, ये एमएलए के लिए, ये एमपी के लिए। इसके नीचे यहां 708 लिख देंगे क्योंकि 708 इसके वोट की वैल्यू है। इन पे जो वैल्यू लिखी जाएगी वो अलग अलग होगी स्टेट वाइज। सिक्किम का अगर है तो उस पे 7 लिख देंगे, यानी एक बैलेट पेपर पे जो वोट डलेगा उसकी वैल्यू 7 है।
अब दूसरा जो बैलेट पेपर बना, ये मान लिया यूपी के लिए बना। यहां पर लिखेंगे उत्तर प्रदेश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यूपी वाले माइंड ना करें, उत्तर प्रदेश पूरा लिखेंगे, इसके नीचे 208 लिख देंगे, क्योंकि इस पे जो वोट डलेगा उसकी वैल्यू 208 होगी। इस तरह से जो हरियाणा का होगा उस पे हरियाणा लिखा जाएगा और उसके नीचे उसकी वैल्यू 112 लिखी जाएगी। इस तरह से बैलेट पेपर छप जाएंगे। ये बैलेट पेपर छपने के बाद ये जिस भी स्टेट में जहां पोलिंग हो रही है वहां पर बैलेट पेपर चले जाएंगे। ये बैलेट पेपर लखनऊ चले जाएंगे, ये बैलेट पेपर चंडीगढ़ चले जाएंगे, गैंगटॉक चले जाएंगे। हां, यह भी प्रोविजन है कि अगर कोई एमएलए पोलिंग वाले दिन किसी स्टेट का दिल्ली में रहना हो उस टाइम, तो वो दिल्ली में वोट डाल सकता है, तो वहां पर उसको बैलेट पेपर दे दिया जाता है। इसी तरह से अगर कोई एमपी अपने राज्य की राजधानी में है पोलिंग डे पे, तो उसको 10 दिन पहले बताना होता है, वहां पर बैलेट पेपर डिस्पैच कर दिए जाते हैं, एमपी वाले बैलेट। जब ये पोलिंग खत्म हो जाती है, इस पे वो भी छपा होता है। देखिए इस पे क्या होता है, यहां पर एक ऐसे दिया होता है चार्ट, बल्कि इस लाइन को इस तरफ कर दो थोड़ा सा, ऐसे। जितने भी एक टेबल बनके उसमें उतनी ही रो होंगी जितने कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। मान लिया प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 कैंडिडेट हैं, इन चारों के नाम होंगे यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और वोट डालने वाले को, एमएलए को भी, एमपी को भी ये इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है इन चारों में से, उसके आगे आप 1 लिख दें, जो सेकंड प्रेफरेंस है उसके आगे 2 लिख दें, थर्ड प्रेफरेंस के आगे 3 लिख दें, और 4 कैंडिडेट है तो 4 ही प्रेफरेंस होंगी, तो जो बच गया है उसके आगे आप 4 लिख दें। ये उसको इंस्ट्रक्शंस होती है। हां, उसको लिखना होता है 1 2 3 4 ऐसे, या 1 जैसे वो देवनागरी में होता है, या अरेबिक न्यूमेरल में होता है, या किसी कोई अपने प्रादेशिक भाषा है उसमें जो न्यूमेरल होते हैं उनमें लिख दो, लेकिन वर्ड्स में मत लिखो 1 2 ऐसे नहीं लिखना है। ऐसा अगर लिख दिया तो वोट इनवैलिड हो जाएगा। या आपने फर्स्ट प्रेफरेंस 1 से ज्यादा को दे दी तो भी इनवैलिड हो जाएगा। ये कुछ हैं जिन कंडीशंस में इनवैलिड हो जाता है। या आपने वो इंक यूज नहीं की जो दी गई थी आपको वोट डालने के लिए, आपने कोई अपना पेन निकाला, जैसे पीछे राज्यसभा के चुनाव के लिए हुआ था हरियाणा में। एनीवे, ये पोलिंग इस तरह से हो जाती है, हर कोई अपने वोट कास्ट कर देते हैं। वोट जब डल जाते हैं, पोलिंग जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए, जब पोलिंग कंप्लीट हो गई तो जितने भी मतपेटी हैं स्टेट्स की, उन सबको दिल्ली लाया जाता है काउंटिंग सेंटर, और वहां पर आपकी ड्यूटी लगी होती है कि साहब काउंटिंग करो। अब जब काउंटिंग होगी तो उसमें क्या करेंगे कि ये देखा जाएगा
कि जितने भी वो आए हैं बैलेट बॉक्सेस, उनमें से निकालो। पहले ये निकालो कि वैलिड वोट कितने हैं। जो इनवैलिड हो गए उनको एक तरफ कर दो, सिर्फ वैलिड को निकालो। वैलिड वोट्स को निकाल लिया। मान लिया हरियाणा से कितने वोट डले हैं, 90 टोटल लोग वोट डाल सकते थे। ठीक है, 90 में से मान लिया एक सीट खाली है, इग्नोर कर दो। एक आदमी ने वोट ही नहीं दिया, उसको भी निकाल दो। 88 लोगों ने वोट डाला, 3 जनों के वोट इनवैलिड हो गए किसी भी वजह से, तो 85 जो बैलेट पेपर हैं वो वैलिड है हरियाणा से। एक की वैल्यू हमने निकाली थी 112, तो 85 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको निकाल। 1456। इसी तरह से हर स्टेट का निकाल लिया जाता है कि वहां पर जो वैलिड वोट है उनकी वैल्यू कितनी है, हर स्टेट की निकाल ली जाती है ऐसे। फिर एमपीज के बैलेट पेपर्स को लिया जाता है। अब एमपीज के जो बैलेट पेपर हैं, जैसे वही 543 लोकसभा के हैं, 233 राज्यसभा के हैं, 776 हुए। इनमें से मान लिया 700 वैलिड है। 700 को 708 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वोट वैलिड, इतने जो वैलिड वोट्स हैं उनकी ये वैल्यू हुई। $4,95,600। और इसी तरह से जब हमने जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जैसे हरियाणा का हमने इतने काउंट किया, सबका काउंट किया, और मान लिया उनकी जब बैठती है वो 5 लाख है। तो 5 लाख जो एमएलए के वोट आए उनकी वैल्यू हुई वैलिड, और 4,95,600 जो एमपीज के आए उनकी हुई। तो टोटल जो वैलिड हुई वोट, उनकी वैल्यू 9,95,600। अब इससे हम कोटा निकालेंगे कि इतने वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट हैं तो जीतने वाले को इसके 50% से एक ज्यादा मिलना चाहिए कम से कम, तब उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। तो उसको कोटा बोलते हैं। टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो इसको आप 2 से डिवाइड करो, दो से डिवाइड किया इतना आ गया, फिर इसमें एक ऐड करो तो 4,97,801 ये कोटा है। इतने वोट जब कैंडिडेट को मिल जाएंगे किसी को भी, तो उसको विनर डिक्लेयर कर देंगे। उससे कम होंगे तो क्या करेंगे वो अब देखिए। एक्चुअली ऐसा सिर्फ एक बार करना पड़ा है आज तक। 1952 से लेके 2012 तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं प्रेसिडेंट के, सिर्फ एक बार ये नौबत आई है कि जो सबसे ज्यादा वोट लेने वाला कैंडिडेट था फर्स्ट राउंड में, उसको कोटा अचीव ना हुआ हो, कोटा से कम वैल्यू बचे हों उसके। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, गणतंत्र भारत के इतिहास में, और वो हुआ था 1969 में। नहीं तो क्या होता है, एक बार तो साहब ऐसा हुआ कि एक ही कैंडिडेट था और कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो वो इलेक्शन हुए ही नहीं। जो
नामांकन वापस लेने की तिथि थी, जैसे ही वो निकली, जैसे ही वो डेट एक्सपायर हुई विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन वाली, उन साहब को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। और ऐसा 1977 में हुआ था। और जो राष्ट्रपति बने थे वो श्री नीलम संजीवा रेड्डी थे। और जो दूसरी मैं कहानी बता रहा हूं, जिसमें यह हुआ था कि सेकंड राउंड की काउंटिंग करवानी पड़ी थी, वो 1977 से पहले जो इलेक्शन हुआ था 1969 में, उसमें हुआ था। और उसमें हारने वाले कैंडिडेट श्री नीलम संजीवा रेड्डी ही थे। उस टाइम पे 15 कैंडिडेट थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था राष्ट्रपति का। 15 में से 5 को कोई मत नहीं मिला था। 10 लोगों को वोट डले थे, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे श्री वीवी गिरी, उनको उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिली थी वो कोटा से कम थी, तो सेकंड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी थी। तरीका वही था जो हमने अभी जो मिदनापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी जिक्र किया था, नंदीग्राम साउथ वाला, जो उसमें मैंने बताया था इलुस्ट्रेशन के तौर पे, वही तरीका अपनाया गया था। डिटेल्ड ये है यहां पर डिटेल्ड डाटा। चार लाख 18,169 ये कोटा था। ये था कोटा। इन 1969 जो फर्स्ट कैंडिडेट थे श्री वीवी गिरी, उनको फर्स्ट राउंड में 4,01,515 वोट मिले थे, कोटा से कम थे। जो सेकंड रनर अप थे फर्स्ट राउंड में श्री नीलम संजीवा रेड्डी, मैं यहां पर NS रेड्डी लिख रहा हूं स्पेस की कमी के कारण, इनको 3,13,548 वोट मिले थे। जो थर्ड कैंडिडेट थे श्री CD देशमुख, इनको 1,12,769 वोट मिले थे। और जो फोर्थ नंबर पे थे श्री सेनानी, इनको 5,814 वोट मिले थे। इसी तरह से ये वोट मिलते रहे थे। नेक्स्ट जो कैंडिडेट थे उनको 940 मिले थे। फिर जो नेक्स्ट थे 831 मिले, 578 मिले, 125 मिले, फिर 125 मिले, 94 मिले, और 5 लोगों को जैसे मैंने अभी बताया कोई वोट नहीं मिला। ये फर्स्ट राउंड क्या हुआ। अब सेकंड राउंड में क्या हुआ, सेकंड राउंड में ये जो थे, जो 94 जिनको मिले थे, इनको रेस से बाहर कर दिया गया। और जिन्होंने इन 94 जो बैलेट पेपर थे इनको निकाला गया। निकाल के इनमें देखा गया कि सेकंड प्रेफरेंस किसकी है। फिर वो सेकंड प्रेफरेंस के हिसाब से बैलेट पेपर उनकी ट्रेज में डाल दिए गए। फिर काउंटिंग हुई, तब भी कोटा पे कोई नहीं गया। फिर इनको भी निकाल दिया गया, इन दोनों को। फिर काउंटिंग की गई, फिर भी कोटा अचीव नहीं हुआ। फिर 578 वाले को निकाल दिया गया रेस से बाहर। फिर इन सब की फिर काउंटिंग हुई,
नहीं कोटा अचीव हुआ। और जब तक इनको निकालते रहे तब जब तक कि श्री सीडी देशमुख के जो बैलेट पेपर्स थे उनको मिले हुए वो भी बाहर नहीं आ गए। उनको जब किया गया और इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया तब जाके श्री वीवी गिरी को इतने वोट मिले कि वो कोटा से ज्यादा हो गए और फिर उनको डिक्लेयर घोषित किया गया। हुआ ये था कि 69 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी का शासन था, लेकिन कांग्रेस का जो नेतृत्व था, हाई कमांड था उन दिनों, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, उनकी और प्रधानमंत्री की आपस में अच्छी नहीं बैठती थी। तो कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया कि श्री नीलम संजीवा रेड्डी 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कैंडिडेट होंगे। इंदिरा जी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन पार्टी में उनका बहुमत नहीं था, वो वहां पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर पाई। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री वीवी गिरी को खड़ा कर दिया और एमएलएज और एमपीज को कहा कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट डालें। और उसका इनडायरेक्ट मतलब यह था कि भाई जो मेरे साथ लोग हैं वो वीवी गिरी को वोट दें, बाकी किसी को भी दें। तो जो एमपीज और एमएलएज थे उनमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जो कि इंदिरा जी के साथ थे। उन्होंने श्री वीवी गिरी को वोट दिया, नीलम संजीवा रेड्डी जी के वोट कम रह गए और इस तरह से वो हार गए। और जिसका एक तरह से बदला 1977 के चुनाव में उन्होंने लिया और वो राष्ट्रपति बने और निर्विरोध राष्ट्रपति बने। तो एक तरह से देखा जाए कि भाई 1952 से लेकर 2012 तक सिर्फ एक बार सेकंड राउंड की या थर्ड राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी, यानी फर्स्ट राउंड से आगे जाना पड़ा। अगर इस बात को देखा जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है इस बात की कि भाई उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो, वोट की काउंटिंग की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना दिया जाए जो कि आपको पढ़ना और याद रखना पड़ता है। लेकिन जब जो 1969 में हुआ वो आगे भी कभी हो सकता है, इसलिए सिस्टम तो यही रहेगा। और इसके साथ ही हम इसको आज खत्म करते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो? आपको समझ आया कि नहीं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम? इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पे लिखना क्या है, परिभाषा क्या है, वो तो आपको बहुत बुक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा प्रयोजन ये था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं कोई रेगुलर क्लास ऐसा नहीं लेता हूं, बट जब मुझे पता लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने वालों के लिए या जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए विशेष कठिनाई पैदा कर रहा है और बार बार पढ़ने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको रटना पड़ता है और उसको वो एग्जाम में भूल जाते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनके लिए मैं कंसेप्ट को क्लियर कर दूं। बाकी तो उनको मिल जाएगा, मटेरियल याद करने के लिए, रटने के लिए तो मिल जाएगा, बट कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो वो याद रखना और याद करना भी आसान हो जाता है। तो ये प्रयोजन था। इसलिए अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम पे और कोशिश करेंगे कि इसको बढ़िया करें, सोचें कि भाई हाँ अगर समझ नहीं आया तो क्या कारण रहा होगा, उसको और अच्छा करें। बताइएगा जरूर अपना राय। थैंक यू, बाय बाय।